दोस्तों, अभी कुछ स्टडी सामने आई थी। इस स्टडी में कहा गया था कि भारत के लोग जो हैं दुनिया के सबसे आलसी लोगों में से हैं। और पहले भी एक स्टडी आई थी जो कहती थी कि भारत के लोग जो हैं काफ़ी अनप्रोडक्टिव हैं। तो मैं इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा आज। तो ये ज़रा फिगर है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये फिगर्स कह रहे हैं कि भारत के की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही गिरे हुए स्तर की है, बहुत ही नीचे के लेवल की है। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है पर फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत निम्न स्तर की है। तो ये आंकड़े जो हैं सच्चाई को बयान कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम कितने अनप्रोडक्टिव हैं। हाल ही में एक और रिसर्च आई जो बोलती है कि भारत के लोग जो हैं काफ़ी आलसी हैं, काफ़ी लेज़ी हैं। ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है। तो अगर हम ज़रा दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ पर नज़र डालें तो अमेरिका जो है इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, जिसकी जीडीपी जो है 18.57 ट्रिलियन की है और उसकी आबादी है 332 मिलियन। चाइना की बात करें 11.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 1.37 बिलियन पॉपुलेशन है। जापान की बात करें 4.94 की जीडीपी है और आबादी 127 मिलियन ही है सिर्फ। जर्मनी की बात करें तो 3.46 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आबादी सिर्फ 82.67 मिलियन है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत जो है इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2.26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आबादी देखिए लेकिन बहुत बड़ी है, 1.32। तो आपको शायद अच्छा लगता होगा ये सुन के कि भारत जो है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पर जिस तरह के संसाधन हमारे पास हैं, जितनी बड़ी आबादी हमारे पास है, उसको देखते हुए ये बड़ी शर्म की बात है कि हम सिर्फ पांचवी ही सबसे बड़ी इकोनॉमी, हमें पहले नंबर पर ही होना चाहिए था। तो इसको और समझें ज़रा। तो अगर 10 लोग मिलकर 100 रुपये की कोई चीज़ बना रहे हैं और दूसरे केस में हम देखें कि 2 लोग मिलकर 80 रुपये की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ? तो नंबर देख के आपको 100 रुपये वाला बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी के लेवल पे जाएं तो हमें सेकंड वाला नंबर जो है ठीक लगता है। पहले केस में कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ 10 रुपये का है, जबकि दूसरे केस में कंट्रीब्यूशन 40 रुपये का है। तो यही चीज़ ज़मीन आसमान का फ़र्क ले आती है। तो अगर हम गौर करें कंट्रीब्यूशन पर सिटीज़न, यानी किस देश का हर नागरिक जो है अपने देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है अमेरिका का नागरिक। अमेरिका का एक एक नागरिक जो है 57,000 से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन देता है। जापान का नागरिक जो है 38,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन अपने देश की इकोनॉमी में देता है। जर्मनी का 41,000 से ज़्यादा देता है। इजराइल का 37,000 से ज़्यादा देता है। साउथ कोरिया का 27,000 से ज़्यादा देता है। चाइना का 8,000 से ज़्यादा देता है। लेकिन भारत का सबसे कम सिर्फ $1,709 का कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि बहुत ही घटिया स्तर की बात है। और ये आंकड़े जो हैं वर्ल्ड बैंक के हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल कितनी बेकार है, हमारे देश का एक नागरिक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की आर्थिक प्रगति में, वो भी बड़ा घटिया नंबर है ये। तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें कि हम जो है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जो है एग्रीकल्चर लैंड वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा खेती वाली ज़मीन कहीं है दूसरे नंबर पर तो वो हमारे देश में, पहले पर अमेरिका है। दुनिया में 60 तरह की मिट्टी होती है जिसमें आप फल फूल सब्जियां अनाज उगा सकते हैं। उन 60 में से 46 तरह की मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है। और हम जो है एकमात्र ऐसे देश हैं जिसमें इतनी वैरायटी की मिट्टियाँ मिलती है, जिसमें आप हर तरह की चीज़ जो है उगा सकते हैं। हमारे पास जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान हैं। हमारी 45% आबादी जो है वो खेती कर रही है, वो किसान है। जबकि हम अमेरिका को देखें तो उनकी 5% से भी कम आबादी जो है वो खेती कर रही है। लेकिन हमारा अगर प्रोडक्शन देखें, पर हेक्टर प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, वो दुनिया में सबसे नीचे वाले लेवल पर आ जाता है। तो हम यहाँ भी कितने अनप्रोडक्टिव हैं, कितने निकम्मे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके कारण हैं। तो इस सारी बुरी बातों के लिए हम किसको दोष दें? तो पहला दोष किसी को दिया जाना चाहिए तो हमारी घटिया राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब की सब शामिल हैं। ये जो है ऐसी स्कीमें लाते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकम्मे बने।
अब जैसे यहाँ देखिए लगभग हर राज्य में 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ वाली स्कीमें चल रही हैं। तो भाई अगर किसी को इस भाव पे गेहूँ चावल मिलने लगे तो वो क्यों काम करना चाहेगा? वो तो चाहेगा कि हमें बैठे बैठे जब खाने को मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों काम करें। तो हमारी सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकम्मे बने, और कोई भी हो 1 रुपये किलो चावल आप दे नहीं सकते। घटिया से घटिया चावल भी आज की डेट में 30 रुपये का होता है, और आप जो 29 रुपये का जो घाटा कर रहे हैं, इसका देश को नुकसान होता है। ये भी हमें समझना है। हमारे देश में हमारा देश ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ जीरो और नेगेटिव नंबर ला के भी आपको कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है, और ना सिर्फ छोटे मोटे कॉलेजों में बल्कि आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे कॉलेज में भी मिल जाता है। तो आपके नंबर आए या ना आए, फिर भी आप देश के टॉप के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब इन लोगों को एडमिशन मिलता है जिनके नंबर नहीं हैं, नेगेटिव हैं, ज़ीरो हैं, 5-10 हैं। अब ये क्या करेंगे? जैसे तैसे पास होते हैं। तो इतना घटिया स्तर का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि कोई भी एरा गैरा जो है आईआईटी, आईआईएम, एम्स में जो है उसको एडमिशन मिल सकता है। अब ये लोगों का देश की प्रगति में क्या कंट्रीब्यूशन होता है? कुछ भी नहीं, लगभग कुछ भी नहीं। हमें सोचना है कि हम ये बर्बादी क्यों कर रहे हैं, इसका हमें मिल क्या रहा है। हमारा देश जो है अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है रिजर्वेशन में बर्बाद करता है। हम जो है लोगों को डिग्रियां फ्री में देते हैं, आप आइए रिजर्वेशन वाले हैं, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मैनेजर बनिए, और उसके बाद जो है आप कुछ मत करिए, हम आपको नौकरी भी देंगे। आप काम नहीं करेंगे, हम तनख्वाह भी देंगे। आप काम नहीं करेंगे, हम प्रमोशन भी देंगे। तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जीडीपी का इधर बर्बाद होता है। कोई नेता, कोई इस चीज़ का समर्थक हो, वो मुझे बताए कि जहाँ देश अपनी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा इस जगह बर्बाद कर रहा है, देश को बदले में क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसको देश में। जो डॉक्टर, इंजीनियर जो ऐसे बन रहे हैं, उनमें से कितनों ने देश के लिए कुछ बड़ा किया? अब आप देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ऐसी कैटेगरी के लोग जो रिजर्वेशन वाले हों और सीए हों। और इसका दुष्परिणाम ये है कि हमारे कॉलेजों से निकलने वाले जो ग्रेजुएट हैं वो नौकरी पे रखने के लायक ही नहीं है। भले ही हमारे यहाँ एक्चुअल में बोलें तो नौकरियों की कमी नहीं है, कमी है सही लोगों की। तो 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकम्मे हैं, उनको नौकरी पे रखा जाए ऐसे वो हैं ही नहीं। सिर्फ 7% एमबीए ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनको नौकरी दी जा सकती है, बाकी जो है 8-10 हज़ार के लायक ही हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना ज़्यादा ख़राब है तो क्यों है? तो सबसे बड़ा रीज़न है उसका नेता लोग, इंडस्ट्रियल्स लोग। अब ये जो है ये कॉलेज चलाने में लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट जो है नए नए कॉलेज खोलने के लिए अप्रूवल भी दे देती है, क्योंकि खोलने वाले कोई और नहीं, यही राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो पार्टियों को चंदा देते हैं। हमारे देश में कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से होती नहीं है। 12वीं से आदमी निकला नहीं कि उसको बस 90% लोगों को या तो इंजीनियरिंग करनी है या लॉ करना है, इसी तरह की जो है उनकी सोच होती है। और कितने ऑप्शंस हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और सरकार चाहती भी नहीं है कि उनको जानकारी हो। अगर जानकारी हो गई तो उनके जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट के कॉलेज खोले हैं, ये जो दुकानें खोली हैं, वो उनका सामान कैसे बिकेगा? और दुख की बात यह है कि अब जो है प्राइवेट कॉलेजों में भी रिजर्वेशन हो गया है, और वहाँ पे भी सरकार जो है पूरी फ़ीस फंडिंग कर रही है। तो जहाँ जनरल वाला जो है 1 लाख रुपए इंजीनियरिंग की फ़ीस दे रहा है, दूसरा वाला जो है वो कुछ नहीं दे रहा है, बस एग्ज़ाम फ़ीस दे रहा है। तो ये चीज़ क्यों की गई, इसका भी कारण है। मैं मध्य प्रदेश का आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो पहले सिर्फ रिजर्वेशन जो है सरकारी कॉलेजों में होता था। हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को कॉलेज खोलने की परमिशन दी, तो स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने जाके अपने कॉलेज खोले, इन्होंने कमाया, उसको कॉलेज से खोल के जो है अच्छी कमाई हुई। फिर सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई, लेकिन कमाई तो बीजेपी के लोगों को भी करनी थी, तो इन्होंने भी धनाधन और कॉलेज खोल दिए। अब कॉलेज इतने खुल गए और लोग जो है उनको नौकरियां नहीं मिली, तो लोगों एडमिशन जो है होने कम हो गए। अब एडमिशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट में भी इन्होंने कर दिया कि वहाँ भी रिजर्वेशन
लागू रहेगा वहाँ भी आप जो है सरकार जो है फीस देगी। तो इनकी फ़ीस देने लगी तो प्राइवेट वालों ने सिर्फ जो है कॉलेज भरने के लिए जो है जा के लोगों को एडमिट करना चालू कर दिया। तो अभी सिचुएशन ये है, ख़ास तौर पे एमबीए हो, इंजीनियरिंग हो, तो सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। जिसको भी हो पकड़ के लाओ, ले लो एडमिशन, आपको बस एग्ज़ाम देना है, ना कॉलेज आओ ना कुछ आओ। अब दूसरी प्रॉब्लम इसके कारण खड़ी हुई कि बहुत से लोग फेल होने लगे, क्योंकि हर आदमी इंजीनियरिंग मेडिकल और या उस चीज़ों के लिए लायक नहीं होता है, फिर भी आप एडमिशन दे रहे हो उनको। तो ये सारे फेल होने लगे। अब फेल होने लगे तो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूनिवर्सिटियों को बोला कि अपना सिलेबस ईजी कर दो, ऐसा कर दो कि सब लोग जो है पास होने लगें। तो आज सिचुएशन ये हो गई है कि आप जाइए एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कुछ भी कहानी लिख के आइए और आप पास हो जाते हैं। तो ये भी जानबूझ के किया जाता है ताकि ये जो दुकानें चल रही हैं वो चलती रहें, जो डिग्रियां बेचने की जो दुकानें हैं वो चलती रहें, ये भी इसीलिए किया गया है। हमारी 80% सरकारी कंपनियां जो है हमारे देश की बीमार हैं, 80% बीमार हैं। और ये बीमारी वाला फिगर इतना घटिया जो है आपको दुनिया के दूसरे देशों में नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया वहाँ सरकारी कंपनियाँ लगभग ख़त्म हो गई। पहले जो है एयर इंडिया बड़ी टॉप की थी, लेकिन जहाँ प्राइवेट सेक्टर को खोला, जहाँ इंडिगो आई, जेट आई, तो एयर इंडिया मर गई। जहाँ पे इन्होंने जो है पहले बीएसएनएल थी, एमटीएनएल थी, जहाँ इन्होंने आइडिया एयरटेल के लिए रास्ते खोल दिए। आज देखिए बीएसएनएल एमटीएनएल की हालत ये है कि इनके पास अपनी कर्मचारियों को पैसा देने के लायक भी इनका मुनाफा नहीं है, वो भी इनको कर्जा ले लेके देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बैंक जो है वो भी लगभग सभी दिवालिया हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं एनपीए के, वो उसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो हमारे लगभग सारे सरकारी बैंक जो है दिवालिया हैं आज की डेट में। इन्होंने इतने फालतू लोन दिए हुए हैं और जो वापस नहीं आए हैं, ये पूरी तरह दिवालिया हैं। ये अपनी ऑपरेशंस को करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार जो है पब्लिक का पैसा बार बार लगातार इन सरकारी बैंकों को देती रहती है और इनको जिंदा रखे हुए है। और ये काम होता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ऐसी ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा, जिसमें लोगों को जो है एक तरह से मुफ्त में लोन बांटा जाए, आप वापस करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्कीमों में गवर्नमेंट बैंक का पार्टिसिपेशन होता है, प्राइवेट बैंक का नहीं होता है। तो प्राइवेट बैंक आप देखिए सब बड़े हेल्दी हैं, सब मस्त हैं, सब अच्छा मुनाफा बना रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक जो है सब लगभग मरे हुए हैं। कभी कुछ रीज़न हो जाता है। तो हमारी सरकारी गवर्नमेंट कंपनीज़ को देखें तो आधे रिक्रूटमेंट तो कास्ट के बेस पे होते हैं, टैलेंट के बेस पे नहीं होते। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निकालने का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, और काम नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रमोशन दिया जाता है, मोटी सैलरी दी जाती है। प्राइवेट में आपको सैलरी ऐसे ही नहीं दी जाती, पर यहाँ रेगुलर महंगाई भत्ता और ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, सैलरी भी बढ़ती रहती। काम नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रमोशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो ये पैसे की बर्बादी है। और इन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो आप देखिए डीआरडीओ हो, एचएएल हो, बीएसएनएल हो, ये सारी कंपनियां जो है हमारी कभी कोई काम टाइम पे करती नहीं है। जो प्रोजेक्ट जो है डीआरडीओ का 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए वो 25 साल में भी पूरा नहीं होता है। तो ये इनके रीज़न यही हैं। और दोस्तों ये सारी राजनीतिक बात अलग, लेकिन इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम ये भी होते हैं कि हज़ारों लोगों की हर साल जानें भी जाती हैं जिस पर कोई गौर नहीं करता है। हज़ारों बच्चे या शायद लाखों में हमारे देश में आत्महत्या करते हैं जब 10वीं के, जब 12वीं के रिज़ल्ट आते हैं, जब कॉलेजों के रिज़ल्ट आते हैं। ये आत्महत्या होती हैं, हर साल होती हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो जो आत्महत्या कर रहे हैं उनमें से 95% सब जो है जनरल कैटेगरी के ही हैं। जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं, भले ही उनके 85% नंबर आए, 80% नंबर आए, क्योंकि उसे पता है कि उसके 90% नंबर आए हैं फिर भी उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरे वाले को मिल जाएगा, भले ही उसके 10-20% आए या ज़ीरो भी आए, उसको मिल जाएगा। तो इतना प्रेशर में रहते हैं ये बच्चे कि हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। और अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उनका फ्यूचर जो है मुश्किल लगता है। उन्हें पता है कि हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, हमें सरकारी नौकरी मिलने की चांस ना के बराबर है।
तो ये रिजर्वेशन जो है हज़ारों बच्चों की, बेगुनाह बच्चों की हर साल जानें लेता है। इसकी ज़िम्मेदार बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, वो सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ के समर्थक हैं। तो ये सारी समस्याओं की जड़ कौन है? सबसे बड़ी जड़ है हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारा घटिया राजनीतिक सिस्टम, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हमारी जनता जिसको ऐसी पार्टी पसंद आती जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में चीज़ें दे, जितना ज़्यादा मुफ्त में मिलेगा उतने ही उसको पार्टी पसंद आती है। कभी कुछ 1,500 रुपये के लिए, कभी कुछ एक आध बोतल शराब के लिए जो है हमारे यहाँ के लोग जो है अपना वोट बेच के आ जाते हैं। हमारे देश के लोग पब्लिक प्रॉपर्टी की चिंता करते ही नहीं हैं। ट्रेन में जाएंगे तो खुद सीट फाड़ देंगे, गंदी कर देंगे, टॉयलेट तोड़ देंगे, ये काम हमारे खुद के लोग करते हैं। हमारी ही संपत्ति को हम नुकसान करते हैं। उनको लगता है इसका पैसा हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका पैसा भी वही देते हैं। ये सरकारें उधर उधर थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा के आपसे वसूल लेती हैं। तो ये वसूली हो तो जाती है, लेकिन जो सही पैसा सही जगह लग सकता है वो नहीं लग पाता। रिजर्वेशन जो है कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, उनका भी नहीं कर रहा है जिनको मिल रहा है। उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, पर उनका सिर्फ और सिर्फ वो भी नुकसान कर रहा है। इसी रिजर्वेशन के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको पोस्ट मिल रही है, डिग्रियां मिल रही हैं, पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और उस ऊपर के लेवल पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे वो पहुंच रहा है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा ख़राब है, कोई पॉलिसी ही नहीं है। हम कुछ रिसर्च ही नहीं करते कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के कॉलेज होने चाहिए, इंजीनियरिंग ज़्यादा चाहिए या मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए या सर्विस सेक्टर रिलेटेड ज़्यादा चाहिए। हमारी कोई रिसर्च ही नहीं है। जो जहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा बस हम वहीं कॉलेज तानने में लगे हुए हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान भी है। और क्या है समाधान? सबसे पहला समाधान ये है, रिजर्वेशन हटाओ। पर ये काम होगा नहीं, असंभव है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए होना चाहिए। आज अगर बाबा साहब भी आके कह दें कि रिजर्वेशन हटा दो, तो हमारी पार्टियां और ये सारे रिजर्वेशन समर्थक लोग उनको भी बोल देंगे कि बाबा साहब आप दलित विरोधी हो गए हैं, आप पिछड़ों के विरोधी हो गए, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने भी कुछ सोच के 10 साल के लिए रखा था। अगर उनको लगता है ये ज़्यादा के लिए ज़रूरत है तो वो कर सकते थे। वो बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, पर इन्होंने 10 के लिए किया, कुछ सोच समझ के किया। पर हमारी इस राजनीतिक पार्टियों ने अपने फ़ायदे के लिए जो है इसको लगातार ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि इसका एक्सटेंट भी बढ़ाया है, और ये बहुत नुकसान कर रहा है। तो अगर आप इसको हटा नहीं सकते तो एलिजिबिलिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए। 0 नंबर पे, नेगेटिव नंबर पे एडमिशन तो कम से कम बंद कर दीजिए। एक मिनिमम क्राइटेरिया तो सबके लिए कॉमन रखिए कि भैया 50% तो कम से कम लाओ, तभी एडमिशन मिलेगा। सीटें आप रिज़र्व कर रहे हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लेवल तो रखिए। हर एरे गेरे को एडमिशन क्यों देना, वो बंद करिए। अपने कॉलेजों की जो संख्या है उसको कम करने की ज़रूरत है। हमारा देश जो है सर्विस इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। हमें इतने इंजीनियरिंग कॉलेजों की ज़रूरत है ही नहीं। इनको कम करिए ताकि क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। इसको कम करने की ज़रूरत है। हमें आज की डेट में कम से कम अपने 20-30% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर देने चाहिए। सरकार को इन सब की मान्यता ख़त्म कर देनी चाहिए, पर सरकारें करेंगी नहीं, क्योंकि जो है इनको चलाने वाले भी राजनीतिक लोग ही हैं। दूसरे कैरियर ऑप्शन को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारे देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25% से कम है, और इंजीनियरिंग की ज़रूरत जो है मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत होती है। हमें जो है सर्विस सेक्टर में जो है इतने इंजीनियरों की ज़रूरत नहीं होती। तो सर्विस सेक्टर जो है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। टूरिज़्म, फाइनेंस, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें हमारे देश को चला रही हैं, हमारी देश की इकोनॉमी को चला रही हैं। यहाँ हमें एलिजिबल लोग चाहिए जिनकी भारी कमी है। तो आप ऐसे कोर्सेज शुरू कीजिए, आप ऐसे कॉलेज स्टार्ट कीजिए जो इनसे रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करें। इसकी बहुत ज़रूरत है इस समय देश में। मुफ्तखोरी की राजनीति बंद करिए, बहुत ज़रूरी है ये। जो पार्टी आपको फ्री में ये दे रही है, वो दे रही है, वो सबसे बुरी पार्टी है। और मैं बोलूँ तो सारी पार्टियां ही इस हिसाब से बुरी हो जाती हैं, क्योंकि सब ये कर रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है कि हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, आप हमें वोट दो। तो ये फ्री की पॉलिटिक्स जो है ग्रोथ को ख़राब करती है, बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि फ्री कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ की वसूली आपसे अल्टीमेटली होती ही है।
तो जो जितना फ्री आपको ऑफ़र कर रहा है, आप उसको वोट मत दीजिए। आप उसको वोट दीजिए जो कुछ विकास की बात कर रहा है। हम भिखारी नहीं हैं। आप 1 रुपये किलो चावल गेहूँ दे के हमें भिखारी मत बनाइए। आप रोज़गार पैदा कीजिए। हम 1 रुपये क्या, हम तो 100 रुपये वाला बासमती लेके खाने लगेंगे। तो ये लोग चाहते नहीं है नेता लोग कि जनता समृद्ध बने, क्योंकि अगर समृद्ध बन गई तो समझदार नहीं रह पाएगी वो, उनको बेवकूफ़ लोगों की ज़रूरत है। तो ये फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक पार्टियों को वोट देना जनता को बंद करना चाहिए। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नासा, सब में कौन है? हम ही लोग हैं। इतनी बड़ी कंपनियों को कौन चला रहा है? हमारे देश के लोग चला रहे हैं। ये लोग जो है हमारे देश में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके टैलेंट की कोई कद्र नहीं है हमारे देश में। तो ये बंद होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने कर दी बंद, तो हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ेगा। दोस्तों, दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति होना कोई गर्व की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। हमें पहले पर ही होना चाहिए था और उस पर हम नहीं हैं। उसके कारण ये सारे हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे पॉलिसी मेकर्स के कानों तक पहुँचे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरी बहुत सी बातें आज के वीडियो में बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली है, मुझे गालियाँ देने वाले हैं, मैं जानता हूँ। ये सारी बातें आप बिल्कुल दीजिए, पर सभ्य भाषा में दीजिए। यूट्यूब जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप सभ्य भाषा में दीजिए। हमें लगना चाहिए कोई बाहर का देखे तो हम सिविलाइज्ड हैं, ऐसा ना लगे कि हम गँवार हैं। तो अगर आप मुझे गालियाँ देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, पर तरीके से दीजिए, पढ़े लिखों की तरह दीजिए। मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।